नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन अचीवर्स में। और आज हम एक बार फिर शामिल हो रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ। लेकिन इस बार हम थोड़ा-सा कुछ हटकर करने की सोच लेकर आए हैं, इसीलिए आज हम एक सिविलियन की बजाय एक फौजी को अपने साथ लाए हैं, जिन्होंने अपना जीवन एयर फोर्स में अलग-अलग पदों पर रहकर गुज़ारा और अलग-अलग कारनामे किए, हज़ारों मील की ऊँचाई से बम बरसाए, मिसाइलें दागी, निगहबानी की और ना जाने कैसे-कैसे अपने आप को समाज में एडजस्ट किया, बहुत कुछ किया। कर्नल लेवल के लोगों को पढ़ाया भी, अफ़सरों को पढ़ाया और उसके अलावा इन्होंने इंटेलिजेंस में भी अपनी भागीदारी निभाई। और आज हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अपने ख़ास मेहमान दिनेश वशिष्ठ जी से बातचीत करेंगे, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय गौड़ जी भी हैं। हमेशा की तरह वो भी अपने सवाल दागेंगे। हालांकि वशिष्ठ जी मिसाइलें दागते रहे हैं, आज हमने सोचा कि आज हम भी इनके ऊपर कुछ सवालों की मिसाइलें दागें और देखें कि उसका कैसे सामना करते हैं और कैसे उसका जवाब देते हैं। तो दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और मैं चाहूंगा कि नमस्कार मेरी तरफ से और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंडियन अचीवर्स में आमंत्रित किया। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश, धन्यवाद। तो तो दिनेश जी, आप एयरफोर्स में रहे हैं, अ, कितना अलग है वो जीवन सिविलियन लाइफ से? क्या सिविल में लौट के आने के बाद आप कुछ घुटन या डिफरेंट चीजें महसूस कर रहे हैं या वैसा ही लगता है? विजय जी, सिविल लाइफ और जो लाइफ मैंने करीब 35 साल एयरफोर्स में देखी है, फर्क तो बहुत है। मेजर फर्क तो ओरिएंटेशन का है, सोच का है, एक माइंडसेट है जो कि एक सिविलियन सेटअप में अलग होती है और एक सर्विस एनवायरनमेंट में अलग होती है। और खास करके जिस एनवायरनमेंट के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरा एक्सपोजर रहा है, वो तो थोड़ा और भी डिफरेंट है। एज ए कॉम्बैट पायलट 35 साल मैंने एयरफोर्स में गुजारे हैं और उसमें मुख्यतः 25 साल के करीब ये लगाइए आप कि फ्लाइंग एक्टिविटी से मेरा जुड़ाव रहा है, और वो भी कॉम्बैट फ्लाइंग से। तो ये जीवन भी अलग है, लाइफस्टाइल भी अलग है और आपकी ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग है। और जब आप बाहर आते हैं तो आप एडजस्ट तो आपको करना है, क्योंकि आप हमेशा तो एक काम में कंटिन्यू कर नहीं सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। और वो ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो जो एक्सपीरियंस वहां से लेकर के हम आते हैं, वो यहाँ पर उसको यूज करते हैं, और जो भी कंस्ट्रक्टिवली हम इसको यूज कर पाते हैं वो करते हैं। ओके। जी, दिनेश जी, आपने बोला कि एडजस्ट करते हैं, तो 35 सालों में आपने खूब लड़ाइयों में भी अपने आप को एडजस्ट किया होगा। कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे एडजस्ट किया, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जो वॉर हुई है हिंदुस्तान की, वो तो 1971 में एक हुई है। उसके जी बाद कोई मेजर फुल स्केल वॉर इंडिया ने नहीं देखी है। और ये बड़ा एक रेयर सा ओकेजन होता है कि एक फुल स्केल वॉर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जाए। ये जी कभी कभी ऐसा सिनेरियो बनता है, लेकिन लो इंटेंसिटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं वो चलते रहते जी हैं। और जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, उसमें लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जैसे IPKF का एक इशू था श्रीलंका में, उसमें हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट होते थे। बट अगर मैं अपनी बात करूं एज अ कॉम्बैट पायलट, तो ये जो है एस्केलेशन का टॉप मोस्ट लैडर का एक हिस्सा है। अगर गवर्नमेंट कॉम्बैट रोल में अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल करती है, तो इसका मतलब ये है कि आप एस्केलेशन के हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहे हैं। जी तो ये एक बड़ा कैलिब्रेटेड सा, बड़ा केयरफुल सा डिसीजन होता है गवर्नमेंट का। हालांकि उसके बीच में लिमिटेड वॉर्स कह लीजिए, जैसे कारगिल ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशन पराक्रम हुआ जिसके अंदर आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन करीब 1 साल रहा। ये सब हैं, ये सब भी एक्टिविटीज हैं। आप ये समझिए लो इंटेंसिटी वॉर के तरीके से ही आप इसको देखेंगे। जी, तो तो इनके आपको अपने कभी अलग अनुभव हैं। हाँ जी, जी जी, बोलिए बोलिए। इनके अपने अलग अनुभव हैं। एक फुल स्केल वॉर का एक अलग टोटली अनुभव है। उसमें आप स्केल एक तो बहुत बड़ी हो जाती है और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है।
ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं जो मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। दिनेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ, जब जब किसी युद्ध का या लड़ाई का ऑर्डर आता है आप लोगों के पास, तो उस समय क्या रहता है एक सैनिक के मन में, एक एयरफोर्स पायलट के मन में? क्या इस तरह के भाव आते हैं कि क्या पता कल के बाद लौटना हो ना हो, या एक पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, या हम इन सब चीजों को सोचते ही नहीं है, सिर्फ फोकस्ड होते हैं ऑपरेशन पे? ये बात बड़ी एक रेलिवेंट सा आपका सवाल है। ये बड़ा नेचुरल सा एक ये किसी के दिमाग में भी ये नेचुरल सी सोच आएगी कि अगर आप इतने इंटेंस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो जो ट्रेनिंग पैटर्न जिस हिसाब से एक कॉम्बैट पायलट ट्रेन होता है, वो माइंडसेट उसका टोटली अलग होता है। वो उसका सारा फोकस ये रहता है कि भाई वो उसने मिशन को कंप्लीट कैसे करना है, और मिशन कंप्लीशन का एक ये उसी तरह से है जैसे कि एक बच्चा अपना एग्जाम देने जाता है, तो एग्जाम के टाइम में जब वो एग्जाम दे रहा होता है तो उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता कि अभी मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके पास उतना सोचने का वक्त नहीं है, वो टोटली फोकस्ड है और सारा उसका प्रिपरेशन उससे पहले हो चुका होता है। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन है कि आप टोटली ट्रेन्ड हैं, मेंटली ट्यून्ड हैं, क्योंकि एक्टिविटी कभी भी हो सकती है, उसके लिए तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको हो सकता है कुछ महीनों का वक्त मिले आप मेंटली प्रिपेयर हों। तो ये मेंटल प्रिपरेशन आपकी हमेशा रहती है और ये ज़रूरी भी है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओरिएंटेशन अ कॉम्बैट पायलट हैज टू गो थ्रू, और ये एक बड़ा ज़रूरी सा हिस्सा है। ओके वशीष जी, ये तो आपने बता दिया कि आपको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, लेकिन आप ये बताइए कि आपका परिवार, आपके दोस्त मित्र, सगे संबंधी, आपके चाहने वाले, वो कैसे एडजस्ट करते हैं? क्या उनके मन में कुछ डर समाये होते हैं, या बड़ा ही गहरा सवाल लगता है मुझे कि इसका जवाब आप सच सच बताइएगा क्या है? राजीव जी, ऐसा है, देखिए, अब जैसे परिवार है, परिवार आपके साथ रह रहा है, वो उस माहौल को देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, शाम देख रहे हैं, आप गए हो घर से, वापस शाम को आओगे, हो सकता है शुरू में ये लगे कि भाई my husband has gone into a mission which has got inherent risk which is involved as a part of the activity, लग जी सकता जी। है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक उसके एक मेंटल एडजस्टमेंट के अंदर आ जाती है कि उसको पता है कि भाई माय हस्बैंड इज गॉन, तो वो एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जहां पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि सेफ्टी फैक्टर्स उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं और उस हिसाब से मिशन को कंप्लीट भी करते हैं, लेकिन ये बात तो नॉर्मल सी है कि भाई फ्लाइंग जो है इट इज नॉट वेरी नेचुरल टू मैन। आदमी उड़ने के लिए नेचुरली तो बना नहीं, जी। तो आप ये नेचर के हिसाब से नेचर के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आप एक चीज को अंजाम दे रहे हैं। ओके। तो नेचर किसी तरीके से करती है, हिट बैक भी कर सकती है, इनहेरेंट रिस्क भी होते हैं, but family over a period of time gets used to this environment and they start adjusting, and family support is very very important, let me tell you this. दिनेश जी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप उड़ रहे होते हैं आकाश में, आपने एयरफोर्स के लिए भी उड़ान भरी, फाइटर पायलट रहे आप, कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी आजकल कर रहे हैं आप, क्या रहता है मन में आपके जब आप उड़ान भर रहे होते हैं, जब आप आकाश में हैं, क्या चलता है? क्योंकि कई घंटे हैं आपके पास, खाली तो रहता नहीं है दिमाग, तो क्या सोचते हैं उस समय में? ये दो चीजें हैं, अभी आपने दो अलग अलग पहलुओं को टच किया। एक तो कमर्शियल फ्लाइंग का जो जिक्र किया, जो कि अभी मैं जिसके साथ इन्वॉल्व हूँ, वाबस्ता हूँ। दूसरा आपने जिक्र किया कि एक कॉम्बैट पायलट के तौर पर जो मैंने करीब मुख्यतः 30-35 साल उसके अंदर गुजारे हैं, दोनों में फर्क है। अगर मैं एक कॉम्बैट पायलट के तौर पर अपने आप को देखूं तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपका एक एक सेकंड आपका मेंटली आप ट्यून्ड हो एक मिशन को करने के लिए, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप बैठें सोचें, माइंड कहीं और इधर उधर वॉन्डर करे कि भाई अभी क्या हो रहा है, घर की कोई चिंता उस वक्त सता रही हो, उतना टाइम नहीं। क्योंकि वो एक बिल्कुल ही एक एक बिल्कुल पैक्ड आपके पास एक एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपको कंप्लीट करनी है।
और जहाँ तक सिविल एविएशन का सवाल है, यहाँ पर चीज़ें अलग हैं। ये कमर्शियल एक्टिविटी है, इसमें मिशन अकम्प्लिशमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, आपके पास टाइम है, लंबी फ्लाइट है, 3 घंटे की फ्लाइट है, तो उसमें आप आपस में बात भी कर सकते हैं, चाय कॉफी भी पी सकते हैं, बिकॉज 3 घंटे तो आप एकदम स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे नहीं। तो दिनेश जी, तो रिलैक्सेशन का भी आपका कहने का ये मतलब लग रहा है मुझे कि जो ऑपरेशंस पे आप जब जाते हैं तो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है वहां। नहीं विजय जी, मेरा लाइक कॉम्बैट फ्लाइंग के अंदर जिसको हम कहते हैं फाइटर फ्लाइंग में, मिशन एकम्प्लिशमेंट आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है जी। तो जो पंच लाइन जो हम यूज करते हैं, मिशन एकम्प्लिशमेंट अलोंग विद द सेफ्टी विच इज एम्बेडेड इनटू द मिशन एक्टिविटी। लेकिन जब हम सिविल में आते हैं तो क्योंकि इसका कोई नेशनल आउट वो है नहीं कि भाई नेशनल चीजें जो स्टेक पर हैं, ये तो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, अगर मान लो कैंसिल हो भी गई तो इतना बड़ा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम मिशन को जाने, हाँ जी दिनेश जी, छोटी सी बात है, आप जब निगरानी कर रहे होते हैं, आकाश में होते हैं, तो क्या आप दूसरों के रडार पर भी होते हैं, मतलब या छुपा हुआ होता है? थोड़ा ये एक वो है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं राजीव जी, एक्चुअली रडार कवर जो है, जैसे हम रडार कवर देते हैं, ऐसे ही अपोजिट पार्टी भी रडार कवर अपना तैयार रखती है। तो आपको पता होता है कि उनके रडार कहाँ हैं, उनको पता है आपके रडार कहाँ हैं। ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है, इंटेलिजेंस को इतना तो मालूम है, सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल हैं, कौन सी चीज कहाँ है, मोटी मोटी सब चीजें पता है। ओके। और जब आप उड़ते हैं तो आपको रडार पर अगर आप नजर आ रहे हैं तो वो एक स्वाभाविक सी बात है, आएंगे उसके हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करेंगे, आप भी अपनी प्लानिंग करोगे। तो ये डिपेंड करता है किसका कॉन्सेप्ट ज्यादा पावरफुल है, किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, कैसे आप उसको काउंटर कर पाते हो, किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये प्लानिंग का प्रोसेस है। दोनों साइड या तीनों साइड जो जो इन्वॉल्व है वॉर के अंदर, वो ये सब करती हैं। अच्छा दिनेश जी, आपने हमें बताया कि आपने ऑफिसर्स लेवल के नए रिक्रूट्स को भी ट्रेनिंग दी है मैनेजमेंट की, तो हाँ उस ट्रेनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और आप नए जवानों को किस तरीके से तैयार करते हैं? ट्रेनिंग में राजीव खास जी, क्या होता है? ट्रेनिंग एक्चुअली आपने ये सवाल बिल्कुल ठीक ये मेरे से किया कि ट्रेनिंग में करीब मैंने 25-30 साल जो मैंने जो फ्लाइंग से मैं जुड़ा रहा, उसमें करीब 8-10 साल तो सिर्फ मैं ट्रेनिंग से ही जुड़ा रहा। तो बहुत सारे ऐसे नए यंग लोग जो यंग पायलट्स हैं उनको मैंने ट्रेनिंग दी, और हर लेवल पे मैंने उनको ट्रेनिंग दी। और ये बड़ा एक मेरे को एक सेटिस्फाइंग सा एक्सपीरियंस लगा कि मैं वो चीज मैं उनको दे पाया या कोशिश की देने की जो मैंने गैदर किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये इसके अंदर बहुत सारे आयाम हैं ट्रेनिंग के अंदर, और ये मेनली बिकॉज लाइव्स आर इन्वॉल्व्ड, सो वन हैज टू बी, इट्स नॉट लाइक कि भाई आपने एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग को ट्रेन कर दिया, वो आ गया, या एक यू नो आईटी कंपनी में उसने ट्रेनिंग लेनी है एज एन अप्रेंटिस, ये उससे बहुत अलग है। ये आप एक आदमी को लॉन्च कर रहे हो, अकेला जा रहा है एक ऐसी मशीन में जहां पे कुछ भी हो सकता है, अगर वो उसकी परफॉर्मेंस एक बिलो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से हो तो ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है, और इसमें मेहनत लगती है। उसके लिए भी मेहनत है, हमारे लिए भी मेहनत है, रिजेक्शन रेट भी है कि अगर वो एक आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे आयाम ट्रेनिंग के साथ जुड़े होते हैं। तो ये फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है, ये बड़ा स्पेशलाइज्ड जॉब है। दिनेश, ये जो आप डिसीजंस लेते हैं ऑपरेशन के समय या ट्रेनिंग के समय, जो कभी कभी स्प्लिट सेकंड डिसीजंस हो सकते हैं, आपके पास इतना समय ही नहीं है, तो क्या करते हैं? क्या कोई आपके ऊपर जो अथॉरिटी है उसके डिसीजन की वेट करते हैं, या आप खुद ले लेते हैं उसको और बाकी हायर अथॉरिटीज उसको फॉलो करती हैं? फिर किस तरह रहता है? डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि जो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि मोटे तौर पर प्लान्स हम बना के रखते हैं, सब प्लान्स बना के रखते हैं, बिकॉज अगर मान लो कुछ एक्टिविटी होती है तो तब इतना वक्त नहीं है कि आप बैठ के प्लान्स बनाना शुरू करें।
तो प्लान्स तैयार हैं, लेकिन गो हेड अगर होता है एट द हाईएस्ट लेवल तो फिर तो गवर्नमेंट के लेवल पर होता है कि भाई आप ये डिसीजन गवर्नमेंट का है कि आपने ये एक्टिविटी करनी है। बिकॉज कॉम्बैट अगर जोन में अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ा मेजर डिसीजन है, गवर्नमेंट के लेवल पर ही होगा। लेकिन जब फील्ड लेवल पर एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वो एक इंडिविजुअल जो वहां पर जो फील्ड में है, जो फ्लाई कर रहा है, वो उसका ही डिसीजन है कि उसने कैसे करना है, क्योंकि सारे जो सब पैरामीटर्स हैं, सब कुछ जो एक्टिविटी हो रही है वो उससे बेहतर उस वक्त कोई नहीं जानता। और अगर आप लीड कर रहे हैं, मान लो अगर मैं जा रहा हूँ वॉर के अंदर या एक ऑपरेशंस के अंदर और मेरे साथ कुछ और लोग हैं, तो मुझे अपने लिए ही नहीं बल्कि जो 4 या 6 या 10 आदमी जो मेरे साथ हैं, मेरे को उनकी भी जिम्मेदारी है। तो ये फील्ड लेवल का डिसीजन है और ये इमीडिएटली जो टेक्टिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने उसी वक्त डिसीजन लेना है। ये स्प्लिट सेकंड का डिसीजन है, ये आपने लेना है, एंड दैट विल मीन सर्वाइवल और पेरिश। तो दिनेश जी, जब आप कह रहे हो कि ये आपको लेना है ये डिसीजन, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका जो रिजल्ट है, तो उसका जिम्मेदारी किस पे रहती है फिर? ये हर लेवल पे है। जैसे फील्ड लेवल पर है तो फील्ड में जो कमांडर है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करता है अपनी टीम के साथ, उसके साथ एक टीम है। उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट करता है तो एक दूसरे लेवल पर, एक हायर लेवल पर आकर भी उस एरिया में क्या क्या एक्टिविटी होनी है, कौन कौन उसके अंदर जिम्मेदार है, एक फील्ड लेवल का एक कमांडर है, एक दूसरा कमांडर है, इनकी सिनर्जी कैसे है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे है, वो उसके नेक्स्ट हायर लेवल पर जाएगा। और उसके नेक्स्ट हायर लेवल पर जाएगा कि एक बड़े जोन की अगर जिम्मेदारी लेनी है तो वो कैसे ली जाएगी। तो ये हर लेवल का एक अपना अपना डिसीजन है। अल्टीमेटली फाइनली इट गोज राइट टिल द गवर्नमेंट। दिनेश जी, आपने बोला कि आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते रहे। आपको लगता है कि क्या ये स्कूलों में एक चैप्टर होना चाहिए एक्सक्लूसिवली अबाउट डिफेंस? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज भी ज्यादातर बच्चों को इसकी कोई खास नॉलेज है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? राजीव जी, अभी जैसे इंडिया में अगर हम देखें पिछले 20, 30, 40 साल में, आपको भी ध्यान होगा ये सब, कि जैसे कॉलेजेस में एनसीसी है या कुछ डेडिकेटेड स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हो गए, या एक संस्था है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो ये सब ये जो हैं ये डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को फोकस करके ये ट्रेनिंग देते रहे हैं। और एक एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर स्कूल के बाद लोग ज्वाइन करते हैं और उनकी ग्रेजुएशन भी होती है और साथ साथ डिफेंस की तरबियत भी दी जाती है। ये तो है ऑलरेडी। लेकिन आपने जो सवाल उठाया, वहां भी कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत है, क्योंकि जो नॉर्मल स्कूल्स हैं या जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कहीं ना कहीं करिकुलम में, पाठ्यक्रम में इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपोजर होना जरूरी है, ताकि एक अवेयरनेस रहे लोगों के अंदर, जो कि हमारे देश में हर जगह नहीं है, हर लेवल पर नहीं। जी दिनेश जी, भारत के आम नागरिक को भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, ये अभी जो राजीव जी ने सवाल पूछा और इन सवाल जो आपने अभी पूछा, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है जो कि इम्पोर्टेंट है। आई थॉट कि ये मुझे शेयर करनी चाहिए। सिविल एनवायरनमेंट में पब्लिक को ये ज्यादा जानकारी नहीं है एग्जैक्टली कि आर्म्ड फोर्सेस में स्पेशली स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में क्या एक्टिविटी होती है, क्या होता है। आम पब्लिक को तो छोड़िए, मैं तो और इदारों की भी बात कर रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। उनके लिए डिफेंस फोर्सेस का मतलब ये है कि भाई जब वॉर होगी तब एक एक्टिविटी होगी, तब वो लोग इस्तेमाल में आएंगे। उसके अलावा जब पीस टाइम है तो उनको ये नहीं पता कि पीस टाइम में क्या एक्टिविटी हो रही है, जबकि बड़ा इंटेंस एक एक्टिविटी है पीस टाइम में, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट लास्ट डे। इनफैक्ट एक ये सेइंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी सेइंग है, हर जगह लिखी भी रही होती है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज पब्लिक को ये या तो ये समझ में नहीं आती है क्योंकि उस तरीके का एक्सपोजर नहीं है, उस तरीके की अवेयरनेस नहीं है। ये चीज जो आप दोनों के सवाल के बीच की जो कड़ी है, जो मैं जोड़ना चाह रहा था, चलो तो मैं यही देना चाहूंगा
हाँ जी। दिनेश जी, एक छोटा सा और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नहीं आप नहीं, अपने गौड़ साहब मेरा कैरियर भी के एक सवाल है। गौड़ साहब एक जी, मेरा आप अपने सवाल है, कैरियर के अंतिम सवाल से ड्यूरेशन पहले में कई कि बार आप अपने कैरियर के ड्यूरेशन में कई बार अमेरिका आए होंगे, अलग अलग ट्रेनिंग्स में। कितना डिफरेंस पाते हैं आप भारतीय वायुसेना के कामकाज में और अमेरिका के कामकाज में? मैं आया हूँ, अमेरिका आया हूँ एक बार, ट्रेनिंग में कुछ महीने रहा भी था, मैं वॉशिंगटन में रहा। हालांकि वो फ्लाइंग से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन वर्क कल्चर का अंदाजा जरूर लग जाता है। अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस, या मैं सिर्फ एयरफोर्स की बात नहीं करूंगा, इन जनरल, और भारत के एक परिवेश में फर्क है, काफी फर्क है। यहाँ चीजों को जिस तरीके से देखा जाता है, हमारे यहाँ चीजें, हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस एक नॉर्मल पब्लिक से एक थोड़ा सा हटके एक एक सर्विस है। ऐसा नहीं है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल वर्क एक्टिविटी। और कंट्रीज में, बहुत कंट्रीज में इंक्लूडिंग अमेरिका, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। वहाँ डव टेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। पीपल व्यू थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट दे व्यू इन इस खित्ते में, जिस तरीके से लोगों को देखते हैं, चीजों को देखते हैं। तो दिनेश उस जी, तरीके का फर्क है, ओरिएंटेशन का फर्क ओके, जी दिनेश जी, पायलट है। एक जी, दबाव है या एक रोमांच है? दोनों है, क्योंकि ओके दबाव का भी एक अलग रोमांच होता है। ओके। और एक एक बात बताइए, क्या ये सैनिक चाहता है कि वो लड़ाई हो और वो लड़ाई में हिस्सा ले, या नहीं लड़ाई चाहता? कोई नहीं चाहता, लड़ाई कोई नहीं चाहता, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि अगर लड़ाई है तो ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, विच विल बी पुट टू टेस्ट वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट टू डू सो। और ओके उसके लिए ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड एंड ही शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके दिनेश जी, ओके। आपने, मैंने जैसा थोड़ा जाना आपके बारे में, आपने एक ट्रस्ट भी बनाई है। क्या जी एंगल है उस, क्यों बनाने, क्या आपको इच्छा हुई और क्या गतिविधियां हैं उसमें? डॉक्टर साहब, अभी अब जैसे 35 साल मैंने सर्विस को दिए, उसमें बहुत अ, विधाओं में मैंने उसमें काम किया। ये वो सिर्फ फ्लाइंग से ही रिलेटेड नहीं है, और बहुत सी एक्टिविटीज हैं। तो एक स्टेज आती है जब आप ये समझिए कि ये करियर खत्म हो रहा है, उसके बाद एक नई चीज आपको करनी है। सिविल एविएशन के अंदर भी मैंने थोड़ा हाथ आजमाया, उसके बाद मैंने वो अभी भी कर रहा हूँ। बट ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मे बी साल 1.5 साल के बाद, ये भी, इसका भी, ये भी एंड में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन में इच्छा थी, मेरे और मेरी वाइफ के मन में, कि भाई हम समाज को कुछ दें। समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो ये हमारा बनता है, ये अंदर से एक फर्ज बनता है कि भाई हम जो थोड़ा बहुत जो गैदर कर पाए हैं या जो समझ पाए हैं, किसी ना किसी रूप में हम समाज के साथ बांटें। तो ये एक मुख्य मुद्दा लेकर के हमने 2 ट्रस्ट बनाए। ओके एक ट्रस्ट तो यही था जिसमें हमने सोशल एक्टिविटीज के बारे में सोचा, आध्यात्मिक एक्टिविटीज को भी उसके साथ जोड़ा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम उसके साथ, और लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं इसके अंदर हम। तो ये बहुत सारे इसके मल्टीफेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसका बहुत एक लंबा कैनवस है। अभी हमने शुरू किया है पिछले कुछ सालों में, और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं सोशल सर्विस के एक एक आयाम के तौर पर। ओके। और दूसरा तो एक और था, हमने हेल्थ इश्यूज के ऊपर, जो कि एक मेजर बर्निंग इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ, ओके, व्हाट इज द हाउ इज लाइफस्टाइल इंपैक्टिंग ऑन आवर हेल्थ इश्यूज एंड होलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट इट। वी हैव बीन रिसर्चिंग, मी एंड माय वाइफ, 20 साल से 22-23 साल हो गए करीब, हम इन इश्यूज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और हम्म, काफी इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, अपने ऊपर भी किए हैं, और इनको बहुत बड़े करीब से जानने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये 2 ट्रस्ट हैं जिसकी एक्टिविटीज में हम आगे अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को लेके जाना चाहेंगे। हमें भी आज आपको, आपके साथ बात करके, आपके बारे में जानकर अच्छा लगा। और थोड़ी सी समय की पाबंदी की वजह से हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करेंगे, और कोशिश करेंगे फिर कभी मौका मिला तो एक बार फिर आपको लपेटेंगे और आपके ऊपर गोलियों की बौछार करेंगे सवालों के रूप में। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमको एनकरेजमेंट मिले और हम और आगे अच्छे अच्छे लोगों को लाते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे जी कार्यक्रम में आए नमस्कार। और आपने हमारी शुभ नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।